हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा पटेल आज फिर से आप सभी के लिए 11th और 12th क्लास का कंबाइंड वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ पोएट्री के बारे में बताऊंगा। काव्य का इतिहास। आप लोग इसमें कविताओं के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार की कविताएं होती हैं, कविता क्या होती है, आखिर इसको पढ़ने का पर्पज़ क्या है। तो बेटा ये 3 नंबर का आता है आपका। जब आप कोई पोएम पढ़ रहे होते हो तो आपको पढ़ते पढ़ते ये पता चल जाए कि ये पोएम इस प्रकार की है। फिर इसके बाद आपको पता चल जाए कि इन लाइनों में ये अलंकार प्रयोग किया गया है, और आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हों या सेंट्रल आइडिया लिख रहे हों, तो आपको वो मार्क्स गेन करने में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप एक लाइन में लिख देते हो कि ये पोएम इस प्रकार की है, इन लाइनों में ये अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो आपको थोड़े से एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स मिलने लगते हैं, और एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। तो छोटी मोटी गलती आपकी निगलेक्ट कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जो हम पढ़ रहे हैं पोएट्री, तो सबसे पहले तो आपको पोएट्री के बारे में पता होना चाहिए कि पोएट्री क्या होती है। तो मेरे शब्दों में अगर बात की जाए तो पोएट्री एक कवि की आत्मा होती है। कैसे? मान लीजिए आप ही कुछ बता रहे हैं नेचर के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, तो आप ही पोएट हो गए। तो जो भी आप बताओगे पोएट्री में, जो भी आप बताओगे वो आपके हृदय से निकलता है। इंटरनल फीलिंग्स, इंटरनल इमोशंस, इंटरनल एक्शन, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, इन सब के बारे में जब डिस्क्राइब करते हैं आप, तो वही पोएट्री बन जाती है। तो अगर मैं पोएट्री की डेफिनेशन की बात करूं, एक्चुअल डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक इजी डेफिनेशन आपको देने की कोशिश करूं जो आपको हमेशा काम आएगी। हमेशा सारी काम आती है, लेकिन ये थोड़ी इजी हो सकती है, तो आप याद कर लीजिएगा। अगर मैं कहूं कि पोएट्री इज अ गुड मीन्स, लिखा होगा आपके पीछे, पोएट्री इज अ गुड मीन्स टू एक्सप्रेस। काव्य एक बहुत अच्छा मतलब होता है टू एक्सप्रेस, वर्णन करने के लिए, द फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शन, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन ऑफ हार्ट। हृदय से जो निकले फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शन, क्वालिटी, उन सब का वर्णन करते हैं, वही कविता होती है। कविता कितने प्रकार की होती है? कविता 2 प्रकार की होती है, एक सब्जेक्टिव पोएट्री और एक ऑब्जेक्टिव पोएट्री। देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव पोएट्री और ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव का मतलब, अब देखो कविता कौन लिख रहा है? कवि लिख रहा है ना। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होगा वहां पर? कवि होगा डेफिनेटली। तो द पोएट हिमसेल्फ द सब्जेक्ट। डेफिनेशन कैसे लिखोगे? द पोएम इन विच द पोएट हिमसेल्फ द सब्जेक्ट। ऐसी कविता जिनमें कवि खुद सब्जेक्ट का काम करे, कवि खुद सब्जेक्ट का काम करे, वो सब्जेक्टिव पोएट्री होती है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने याद करने के लिए। दिस इज द पोएम इन विच द पोएट हिमसेल्फ द सब्जेक्ट। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव पोएट्री। ऑब्जेक्ट का मतलब दूसरी चीज है, और दूसरी चीज है कवि क्या करता है? इस संसार के बारे में तो बताता है, इस संसार में जो इवेंट, इंसिडेंट घटित हो रहे हैं उन्हीं के बारे में तो बताता है। तो द पोएट डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स इट इज द पोएम in which the poet described about the events, incidents of the world.
संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में बताता है, तो वो ऑब्जेक्टिव पोएट्री हो जाती है। अब बात करते हैं कि कविता के कितने रूप हो सकते हैं। ये तो प्रकार थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, अब रूप कितने प्रकार के हो सकते हैं। आप इतनी सारी पोएम पढ़ते हो तो वो हर रूप की होती हैं, सबकी बनावट अलग अलग होती है। तो अगर मैं आपसे रूप की बात करूं तो बेटा रूप होते हैं आपने 6 टाइप के। कितने? 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप कौन कौन से? पहली सोनेट पोएम, एलेजी पोएम, लिरिक्स पोएम, ऑडे पोएम, बैलेड पोएम, एपिक पोएम। मैंने बड़ी शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। सोनेट पोएम, इसकी डेफिनेशन पहले बनाते हैं। इट इज 14 लाइन पोएम। 14 यानी 14। द पोएम विच कंटेन्स 14 लाइन्स, ऐसी कविता जिसमें 14 लाइनें हों वो कौन सी पोएम बन जाती है? सोनेट पोएम। और एक और खासियत है इसकी, इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। सोनेट पोएम जो होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहले 8 लाइनों में डिवाइड होती है और फिर 6 लाइनों में डिवाइड होती है। और जो स्टार्टिंग की 8 लाइन होती हैं उनको आप बोलते हो ऑक्टेव, और जो लास्ट की 6 लाइनें होती हैं उनको बोला जाता है सेस्टेल। Sonnet poem is the poem which contains 14 lines and which is divided into 2 parts. First one is 8 lines containing part which is known as octave, and second 6 one sestel. Or it also has a rhyming scheme. Rhyming scheme. अब बा, जैसे राम नाम काम धाम, ये लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन के वर्ड आते हैं वो लयबद्ध तरीके तुकबंदी वाले शब्द का प्रयोग उनमें होता है। तो ये कवर हो गई। इसके बाद आती है एलेजी पोएम। एलेजी का मतलब एक तरीके से एलर्जी होना। एलेजी पोएम इज द पोएम विच इज संग, जो गाई जाती है एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, जो कि मृत्यु पर गाई जाती है। अब मृत्यु पर कोई पोएम नहीं गाई जाती है बेटा, बस कैसे, मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वहाँ जो रोना रोते हैं ना हम लोग, जो आवाज़ निकलती है ना ध्वनि, तो वही जो साउंडिंग हो रही है वो आपकी कहाँ सैड सॉन्ग होता है किसी भी व्यक्ति की डेथ पर। इसका जो रूप होता है इज नॉट इक्वल टू डेफिनेट, मतलब इट्स फॉर्म इज नॉट डेफिनेट। तो इसकी टोटल परिभाषा कैसे बनेगी? इट इज द पोएम विच इज संग ऑन द डेथ ऑफ एनी पर्सन एंड इट्स फॉर्म इज नॉट डेफिनेट। ये एक्चुअल परिभाषा हो गई। लिरिक्स पोएम, लिरिक्स तो आप जानते ही हैं, लिरिक्स आपके मोबाइल्स में होते हैं, साउंडिंग में होते हैं कि नहीं होते? कहते लिरिक्स मिला के चलिएगा। लिरिक्स मतलब लयबद्ध तरीके से चलना, और लयबद्ध किससे चलेगा? किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो इट इज द पोएम विच इज वेरी शॉर्ट, इट इज अ वेरी शॉर्ट पोएम संग विद द हेल्प ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लिरिक्स पोएम एक ऐसी पोएम होती है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से गाई जाती है, बहुत छोटी पोएम भी होती है। ऑडे पोएम, इसी का रूप होती है ऑडे पोएम। ये शॉर्ट है, ये लेंदी है। ये शॉर्ट पोएम है तो ऑडे पोएम लेंदी पोएम है। कैसी पोएम है? लेंदी पोएम, LENGTHY, लेंदी पोएम। अब ये रिटन होती है इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। एड्रेस के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। दैट मीन्स ऑडे इज द पोएम विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस एंड इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ लिरिक्स पोएम एंड लेंदी देन कंपेयर टू लिरिक्स। एक दूसरे से कनेक्ट करो आप। ये 14 लाइन की, ये सैड सॉन्ग, ये छोटी, ये बड़ी। अब बैलेड पोएम, बैलेड पोएम इज द पोएम विच इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट
एंड इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। स्टोरी के फॉर्म में लिखी जाती है बैलेड पोएम, जो कि किसी पॉपुलर व्यक्ति के लिए, पॉपुलर पर्सन के लिए, पॉपुलर इंसिडेंट के लिए, मतलब कोई पॉपुलर चीज होगी उसके बारे में स्टोरी के फॉर्म में लिखी जाए तो वो होती है बैलेड पोएम। अब इसके बाद बात करते हैं एपिक पोएम की। एपिक पोएम भी ऐसी ही पोएम होती है, लेकिन ये शॉर्ट है तो ये लॉन्ग है। ये स्टोरी है पॉपुलर पर्सन है, नेशनल हीरो। तो इट इज द लॉन्ग पोएम एंड रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी फॉर आवर नेशनल हीरो। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश की है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डेफिनेशन में एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देता हूं। तो आप बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं। सोनेट पोएम, इट इज अ 14 लाइन पोएम which is divided into two parts. First one is 8 line containing part, second one is 6 line containing part. 8 lines containing part is known as octave and 6 line containing parts is known as sestet. Second one is elegy poem. It is a very sad poem and in which the sad song is sung on the death of any person. Its form is not definite. Second one is lyrics poem. It is a short poem and is sung with the help of musical instrument. Fourth, ode poem. It is a lengthy poem written in the form of address. Ballad, it is a short poem and written in the form of story for a popular. Next one is epic poem. It is a lengthy poem and written in the form of story for a national hero. इसके बाद अब बात आती है आपके अलंकार की, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई पोएम पढ़ते हो तो उस पोएम में ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है कि ये पोएम किसके बारे में बताई जा रही है। कभी खुद के बारे में बता रहा होगा, सब्जेक्टिव, कभी खुद रो रहा होगा किसी की मृत्यु पर, तो वो एलेजी पोएम। कभी गुनगुना रहा है, झरनों की आवाज आ रही है, लग रहा है कि सितारे बज रहे हैं, तो कौन सी हो गई? लिरिक्स पोएम। कभी अगर किसी देश के भक्त के बारे में बता रहा है, देशभक्त है, पॉपुलर है, महात्मा गांधी के बारे में, तुरंत इट इज एपिक पोएम। तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। आइए तो अब देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार। अलंकार का अगर हम हिंदी में मतलब समझें तो अलम प्लस कार मतलब आभूषण से युक्त। तो इसी प्रकार कवि अपनी कविता को संजोने के लिए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करता है, ताकि उसकी कविता थोड़ी रोमांचक हो जाए, अच्छी लगने लगे, लोगों को भावुक बना दे, लोगों को एक्साइटेड कर दे, लोगों को इमोशनल बना दे, लोगों को हैप्पी कर दे, लोगों को सैडनेस दे दे। तो ये वो अलंकार का प्रयोग करता है, मतलब ऐसे शब्द जो कविता को अलग मोड़ देते हैं। जिस प्रकार हम आप या एक औरत जिस प्रकार आभूषणों का प्रयोग करती है अपनी सुंदरता को इंक्रीज करने के लिए, इन द सेम वे द पोएट यूजेज सम फिगर्स ऑफ स्पीच टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ हिज पोएम। इसी प्रकार एक कवि जो होता है या कवियत्री जो होती है, वो अपनी पोएम की शोभा बढ़ाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज करती है। तो डेफिनेशन इजी बन चुकी है। पोएट्री इज अ गुड मीन्स, पोएट्री इज अ गुड मीन्स टू इनक्रब या इंक्रीज
द ब्यूटी ऑफ अ पोएम। किसी भी कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का, जिन आभूषणों का यूज करते हैं उन्हें हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसीलिए मैंने लिख दिया है दे आर द ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण। ये फिगर ऑफ स्पीच कवि के लिए, ये कविता के लिए ऑर्नामेंट यानी आभूषण का काम करते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा एक डेफिनेशन, 2 एग्जाम्पल। तो देख लीजिएगा 7 प्रकार के कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग के 2 अलंकार सेम है, बस एक चीज उनमें अलग है, वो बताता हूं। सिमिली और मेटाफर। सिमिली और मेटाफर 2 अलंकार वे होते हैं जिनमें 2 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को हम कंपेयर करेंगे। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 ऑब्जेक्ट्स of different kinds are compared, but one point will be common। एक चीज उनमें कॉमन होगी। तो देखते हैं, सिमिली में आपको कुछ शब्द मिलेंगे लगे हुए। so as like are the words which are used in simile, but मेटाफर में सो आर नॉट, डज नॉट यूज। इनका यूज मेटाफर में नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि हर चीक्स, उसके गाल आर एज रेड एज रोज। उसके गाल इतने लाल हैं जितना कि गुलाब। तो गुलाब और उसके गाल, गुलाब और गाल की कंपैरिजन हुई है। दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों में समानता क्या है, दोनों लाल है। गुलाब भी लाल और गाल भी लाल। तो अगर ये लगा है एज और एज तो ये हो गया सिमिली, और अगर इसको हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, मेटाफर। तो क्या लिख सकते हो, हर चीक्स आर रेड। उसके गुलाब क्या हैं, लाल हैं। कैसे हैं, उसके गुलाब हैं बेटा लाल। अब अगली बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगला एग्जांपल, शेक्सपियर। शेक्सपियर इज द, शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर नहीं थे, कालिदास। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास की कंपैरिजन शेक्सपियर से की गई है। दोनों में क्या है, दोनों ड्रामाटिस्ट, पोएट सब कुछ हैं, कहानीकार हैं कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई तुलना नहीं की गई है। मतलब अगर ये हटा दो एज और एज सो लाइक तो मेटाफर बन जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, जिनका जीवन नहीं है, उन ऑब्जेक्ट को ऐसे बताया जाता है जैसे कि उनका जीवन हो। मीन्स इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ। जैसे अ लाइफ हैज नो लेग्स। जीवन, जीवन को देखा है, जीवन का कोई अंत ही नहीं है, जीवन चलता रहता है, लाइफलेस है। और लेग्स किसी व्यक्ति के होते हैं। तो इनको क्या बोला गया, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को ऐसे बताया गया है जीवन को जैसे उसके पैर हैं। पैर तो उसके होते नहीं है, देखे हैं आपने पैर, मैंने तो नहीं देखे। अपस्ट्रोफी, अपस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, इट इज द डायरेक्ट एड्रेस टू डेथ ऑफ एब्सेंट पर्सन।
मीन्स इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच, या इट इज द डायरेक्ट ऑफ एड्रेस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का सीधा मृत्यु। जैसे मृत्यु कैसे एड्रेस करेंगे हम किसी की मृत्यु को, नाम से पता चल रहा है अपॉस्ट्रोफी, तो ये तो लगा ही रहना है एक पहचान। अगर मैंने लिख दिया ओ डेथ, अरे मृत्यु, कम सून, मृत्यु को आपने बुलाया, मृत्यु को बुलाया, कम सून, जल्दी आओ, वो तो एब्सेंट है, आपके पास है क्या, है कि नहीं है, है या नहीं है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने, लव इज ब्लाइंड। लव क्या है, प्यार, प्यार को देखा है, लाइफलेस है, अंधा, अंधा एक व्यक्ति होता है, तो लाइफलेस को कैसे बताया गया, हैविंग, तो ये कौन सा हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन, जिसमें अपॉस्ट्रोफी मार्क लगा हो, अरे भगवान बर्बाद हो गए, ये जीवन तुमने मुझे नष्ट कर दिया, तो ऐसे अपॉस्ट्रोफी में आएंगे। ऑक्जीमोन, ऑक्जीमोन का मतलब है विरोधाभास। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू मीनिंग्स विच आर अपोजिट, दो अपोजिट मीनिंग का यूज एक के लिए करें तो वहां पर ऑक्जीमोन अलंकार होता है। टू अपोजिट मीनिंग्स यूज फॉर सेम पर्सन, मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है। जैसे मेरा फेवरेट, लव इज आ स्वीट पॉइजन, लव इज आ स्वीट पॉइजन, प्यार है एक मीठा जहर, जहर कड़वा होता है और मीठा, मीठा भी है और जहर भी है, मतलब मीठा और कड़वा एक साथ लिखा है, दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के, किसके लिए, प्यार के लिए। जैसे ही इज आ इंटेलिजेंट डंकी, होशियार गधा, एक व्यक्ति के लिए दो अपोजिट मीनिंग का यूज करें अगर तो वहां पर ऑक्जीमोन अलंकार होता है। हाइपरबोल, 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 बड़ा चढ़ा के बोलना, इसमें थिंग्स स्पीक होती हैं ग्रेटर या लेस, ज्यादा या कम, बेटर या वर्स, अच्छी या बुरी। अगर इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को बोला जा रहा है तो वो होता है वहां पर हाइपरबोल। जैसे सी वेप्ट, वह रोई, वह रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियंस ऑफ टीयर्स, महासागर समुद्र भर गए, इतने रोई वो, ये क्या है, झूठ है। एक बार में हमने 10,000 लोग देखे, मैं तुमको मार दूंगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये सब क्या है, बड़ा चढ़ा के तो बोलना है। तो ये कौन सा अलंकार है, हाइपर। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया में होता है बेटा किसी की आवाज के द्वारा उस व्यक्ति का पता चल जाए, उस वस्तु का पता चल जाए, वहां पर क्या होता है, ओनोमेटो। साउंड टेल्स मीनिंग पर्सन, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में अगर उसके साउंड से पता चलता है तो वहां पर क्या होता है, जैसे मरमरिंग ऑफ बीज, मरमरिंग ऑफ बीज, मरमरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों का भिनभिनाना, तो इस मरमरिंग से क्या पता चल गया, बीज। आई चैटर चैटर चैटर, चटपटाना, पट 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 पट, इससे क्या पता चलता है, आप उस व्यक्ति का पता चला लेते हो। तो इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत काम का है आपके लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री ऑफ पोएट्री कंप्लीट हो चुकी है, 3 नंबर की आती है, और जितने बच्चों तक हो सके उन बच्चों को आप इस वीडियो को प्रोवाइड करें, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। आप YouTube पर जाके कृष्णा पटेल सर सर्च करें, आपको 12th के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसमें लगभग 70% सिलेबस मैंने कवर किया है ऑन बोर्ड।
ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।